बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। तो सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से जो बॉर्डर पर हलचल हो रही है उसके बारे में यह बड़ी खबर। पाकिस्तान ने बढ़ाई है बॉर्डर पर हलचल। F-16 और मिराज लगातार भर रहे हैं उड़ान। पाकिस्तान की हरकतों पर भारत अलर्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस समय बॉर्डर पर पाकिस्तान के नापाक इरादे परिलक्षित हो रहे हैं। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर हलचलें बढ़ा दी हैं। F-16 और मिराज लगातार वहां पर उड़ान भर रहे हैं। पाकिस्तान की हरकतों पर भारत पूरी तरह से अलर्ट है। तो F-16 और मिराज लगातार उड़ान भर रहे हैं। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अपनी हलचलें बढ़ा दी हैं। जब से कश्मीर में रियाज नायकू मारा गया है, हिजबुल का कमांडर, तब से पाकिस्तान के अंदर एक खौफ बरपा है और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान ने अपनी हलचलें बॉर्डर पर बढ़ा दी हैं और भारत भी पूरी तरह से सतर्क है पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अपनी हलचलें बढ़ा दी हैं। F-16 और मिराज लगातार उड़ान भर रहे हैं बॉर्डर पर। पाकिस्तान की हरकतों पर भारत पूरी तरह से अलर्ट है, अपनी नजरें बनाए हुए है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यह पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अपनी हलचलें बढ़ाई हैं। बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। इस खबर पर चर्चा के लिए रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सहगल साहब, हम जानना चाहते हैं कि इस समय की जो कोरोना की स्थिति है, इस समय बॉर्डर पर पाकिस्तान ने हलचलें बढ़ा दी हैं। जी, ये हलचल साफ तौर पर दर्शाती है कि पाकिस्तान काफी चिंतित है, काफी बुखलाया हुआ है। जब हंडवारा इंसिडेंट हुआ तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्लियर चेतावनी दी पाकिस्तान को कि इसका बदला तो हम अवश्य देंगे और ये बदला डिसाइसिव होगा, बड़ा प्रिसीशन होगा, प्रिसाइज होगा और जल्द होगा। तो पाकिस्तान साफ तौर पर जानता है कि इसी माफी की चेतावनी हमने उसको दी थी उरी के बाद में और पुलवामा के बाद में, और हिंदुस्तान कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, नहीं तो सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। सहगल साहब, हम आखिर ये जानना ये चाहते हैं कि आखिर जो पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, क्या उसको अंजाम पता नहीं है? अंजाम तो जानता है, लेकिन उसको फिर भी लगता है कि इतना बड़ा हादसा नहीं है। जैसे पुलवामा को हुआ था उसमें 40 लोग मारे गए थे, उरी में हुआ था उसमें तकरीबन 19 लोग मारे गए थे। अगर आपको याद है कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया है जिसमें उसने कहा कि जो हंडवारा का इंसिडेंट हुआ ये हिंदुस्तान की फौज ने खुद करवाया है और हम पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा है। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान काफी ज्यादा चिंतित है कि हिंदुस्तान कुछ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है और इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसके क्या ये समझता है सर, क्या पाकिस्तान ये समझता है कि जो वो लड़ाकू विमान उड़ाएगा बॉर्डर पर तो उससे भारत डर जाएगा? आखिर उद्देश्य क्या है? नहीं, उसको साफ तौर पर पता लगा कि हिंदुस्तान डरने वाला नहीं, लेकिन उसको ये है कि जैसे पिछले हमने साफ तौर पर कहा कि उसके 300 आतंकी हैं जो लॉन्च पैड्स पे हैं और अभी समय है कि हम उन लॉन्च पैड्स पे पूरे आतंकी को डिस्ट्रॉय करें। उसको लगता है कि हमारी वायुसेना जो है पिछली बारी की तरह इस पर कोई कार्रवाई करेगी। हमको उस माफी की कार्रवाई नहीं करनी, ना उरी की तरह करनी है, ना पिछली बारी की। हम कुछ और तरीका करेंगे। हमारे पास मीन्स है, हमारे पास उनकी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है, प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स है। हम अनेकों और तरीके हैं उनको बर्बाद करने के लिए। पॉलिटिकल डिसीजन की आवश्यकता है। जिस दिन डिसीजन आएगी ये 300 के 300 आतंकवादी मारे जाएंगे। जी सागल साहब, आखिर पाकिस्तान जो इस तरह की हिमाकत करता रहता है और बार बार उसे मुंह की खानी पड़ती है, क्या इससे उसे सबक नहीं मिलता? क्या वहां के विशेषज्ञ उसे समझाते नहीं? अगर उसको सबक मिलना होता तो ये समस्या कब से खत्म हो गई होती। पाकिस्तान तो बाज आएगा ही नहीं। पाकिस्तान की फौज की अहमियत खत्म हो जाएगी जिस दिन वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। पाकिस्तान का अवाम चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन पाकिस्तान की फौज नहीं चाहती, पाकिस्तान की ISI नहीं चाहती। फौज और IS की अहमियत जीरो हो जाएगी जिस तरह हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इंप्रूव हो जाएंगे। आपने देखा जब जब कोशिश हुई है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गए,
अटल बिहारी वाजपेयी तो आपको क्या क्या मिल गया, कारगिल। ये हमारे मोदी जी गए तो आपको क्या मिल गया, पठानकोट। तो वहाँ के जितने भी इस वक्त की ऑर्गेनाइजेशन है आतंकवादी, वो कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी कार्रवाई कर देते हैं जिससे पूरा सेटबैक हो जाता है। वो नहीं चाहते कि सिचुएशन इंप्रूव हो, क्योंकि पाकिस्तान में को लूट मार की हुई है आर्मी और आईएसआई ने, और वो लूट मार खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी हालत में जो है इस लूट मार को खत्म नहीं करना चाहते। जी ऐसे में जी आप जो मर्जी कदम उठा लीजिए, जितना मर्जी इंटरनेशनल प्रेशर डाल लीजिए, जब तक पाकिस्तान के ऊपर बड़े सैंक्शन नहीं लगते, पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाई बंद नहीं होगी। दूसरा, पाकिस्तान को लगता था कि हिंदुस्तान जो है सॉफ्ट स्टेट है, किड ग्लव्स पहने हुए, बातें बहुत करता है लेकिन दम नहीं दिखाता। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद उन्होंने दिखाना शुरू किया कि हमारे किड ग्लव्स ऑफ हो गए हैं, हम अब तो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज नहीं करते रहे 40-50 साल से, अभी वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं। पूरे वर्ल्ड एनवायरनमेंट को हमने अपने हित में शेप किया हुआ है, और अगर हमने कोई बड़ी कार्रवाई की तो दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी, ना कि पाकिस्तान के साथ। जी सहगल साहब, आखिर जो इस समय की स्थितियां हैं उसमें आखिर भारत क्या कर सकता है पाकिस्तान के साथ? देखो, ये तो हमारे जो थिएटर कमांडर है वो जानते हैं, इसका जो टीवी के ऊपर वर्णन करना, मीडिया के ऊपर वर्णन करना, वो ऑप्शन को अपने आप को डिनाई करना है। इसलिए एक सीनियर ऑफिसर के नाते मैं खुद, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन में पर्सपेक्टिव में रहा हूँ, मैं साफ तौर पे जानता हूँ क्या हमारे पास ऑप्शन है, क्या हम कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका वर्णन कर दिया जाए तो वो ऑप्शन आपके लिए खत्म हो जाएंगी। इसलिए किसी हालत में उनका वर्णन नहीं, मैं सिर्फ ये कहूँगा जो हमारे थिएटर कमांडर्स है वो साफ तौर पे, उनको सरकार का इशारा चाहिए, उनको क्या करना है, किस समय करना है, किस तादाद में करना है, किस ढंग से करना है, साफ तौर पे जानते हैं। सहगल साहब, एक चीज और है कि अगर जो हम मिलिट्री की बात छोड़ दें, मिलिट्री एक्शन की बात छोड़ दें, तो एज ए पॉलिटिकल एक्शन भारत क्या ले सकता है? पॉलिटिकल तो भारत ने पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली पाकिस्तान को हर प्रकार से आइसोलेट कर दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, FATF जो है, सब पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा कसते जा रहे हैं। पाकिस्तान इस समय थोड़ा लकी है कि कोरोना की वजह से जो जून में FATF की मीट होनी थी वो अक्टूबर में हो गई है। उसका फायदा उठाते हुए जो 7,500 टंकी थे उसमें से 4,000 गुल कर दिए उसने। वो 4,000 में से 1,600 थे LET के और जैश ए मोहम्मद के। तो फिर उसने कोरोना का फायदा उठा के कहा है कि जेलों में इनको दाखिल किया हुआ था, जेलों में कोरोना फैल रहा है, इनको सबको रिहा कर दिया। विद द रिजल्ट अभी वापस हाफिज सईद और लखवी और मसूद अजहर खुलेआम घूम रहे हैं और वंस अगेन लोगों को उत्साहित कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान हर प्रकार से सतर्क है। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ने 2-3 पॉलिसी अनाउंसमेंट, डिसीजन अनाउंसमेंट अनाउंस किए अजीत डबल की मीटिंग के बाद में। एक विद इन द वैली जो है, हमने सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत कर दिया है और फर्दर ये ऑल आउट जो है कार्रवाई हो रही है। दूसरा जो है IB और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जब पाकिस्तान कोई कार्रवाई कर रहा है। भाई, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और भारत उसका बराबर मुंहतोड़ जवाब देता रहता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा चर्चा में सामने आया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। PM मोदी कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। लॉकडाउन 3 के बाद बने हालात पर चर्चा होगी। सोमवार को दोपहर बाद 3 बजे यह बैठक होने वाली है। लॉकडाउन बढ़ेगा या इसका खात्मा होगा, इस पर कल तय होगा। इस पर विचार विमर्श होगा। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है कल। लॉकडाउन बढ़ेगा या खत्म होगा, इस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है। PM मोदी कल बैठक करेंगे। पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधीर सलूजा फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सुधीर सलूजा जी, कल जो है मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक होने वाली है, क्या लगता है आपको, लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा? कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री कल सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है। कल दोपहर 3 बजे 5वीं बैठक होगी। 17 मई के बाद कि क्या प्लान होगा उसको लेकर यह बैठक हो रही है, और प्रवासी मजदूरों को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है कि आगे की क्या रणनीति होगी, उसे तय किया जाएगा।
जी सुधीर जी, जो भी स्थितियां इस समय बन रही हैं कोरोना वायरस को लेकर के, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको लेकर के कुछ मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने के संकेत दिए हैं। क्या ये बढ़ाया जा सकता है इन, और अगर जो बढ़ाया जा सकता है तो किन शर्तों पे? चूंकि यहाँ पर मजदूरों की स्थिति भी जो है, वो मजदूर बराबर पलायन अपना करना चाहते हैं, अपने राज्यों को जाना चाहते हैं, इस सब स्थितियों को लेकर के। जी, देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 62,000 पार कर चुका है और ये लगातार बढ़ रहा है। और एक तरफ मजदूर, क्योंकि ये 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं लॉकडाउन को और 50 दिन हो गए हैं, और अब मजदूर अपने घरों को जाना चाहते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री काफी समय से बंद थी, हालांकि कुछ जो ग्रीन जोन है उनमें कुछ छूट दी गई है, लेकिन फिर भी मजदूर एक बार अपने घर जाना चाहते हैं। और इसको देखते हुए मजदूर पैदल लगातार अपने अपने जो है जहां रह रहे हैं वहां से निकलकर जो है आगे बढ़ रहे हैं, और लगातार हादसे भी हो रहे हैं। तो इसको लेकर लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार मजदूरों को उनके घर भेजा जाए, और उसके बाद क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हो रहा है, ये एक बहुत लंबी लड़ाई है, इसमें समय लगेगा और चीजें धीरे धीरे सेटल होंगी। और जहां तक लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन एकदम से खत्म नहीं हो सकता है। जो रेड जोन एरिया है और जो ऑरेंज जोन एरिया है वहां पे अभी सख्ती रहेगी। हाँ, ग्रीन जोन एरिया में कुछ छूट और दी जा सकती है, लेकिन वो भी कुछ शर्तों के साथ में। जी सुधीर जी, एक चीज़ और है कि जो मजदूर हैं, इनकी समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हैं, काम धंधे बंद हैं, और इन्हें खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। सरकार तमाम तरह के वादे तो कर रही है, लेकिन उन्हें भोजन दे पाने में सफल नहीं हो पा रही है। ऐसे में आखिर कौन से ऐसे उपाय सरकार की तरफ से किए जाएं कि इन मजदूरों को अपने राज्य वापस भेजा जा सके? देखिए, मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या है जो अपने प्रदेश से बाहर हैं। अगर हम केवल बिहार की बात करें तो बिहार से ही 25 से 30 लाख का आंकड़ा सामने आता है। और ऐसे में जो मजदूर हैं वो विभिन्न राज्यों में बटे हुए हैं, और वहां पर हर मजदूर तक राशन पहुंचाना थोड़ा दिक्कत का काम है, लेकिन हो रहा है। सरकार अपनी तरफ से दावे कर रही है कि हम हर मजदूर तक सहायता पहुंचा रहे हैं, लेकिन मजदूर जो हैं अलग अलग जो रैन बसेरों में रुके हुए हैं, जो मजदूर रास्ते में हैं, तो उन लोगों के लिए एक बार जो है वहां उनके घर तक पहुंचाने की जो सुविधा उनको देनी होगी और इंतजाम करने होंगे। जी सुधीर सलूजा जी, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के ये अभी कल तय होगा कि लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर कुछ शर्तों के साथ खत्म होगा। इस पर चर्चा कर रहे थे हमारे संवाददाता सुधीर सलूजा। अब अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य सरकारों से अपील की है, श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाने की इजाज़त की मांग की है राज्य सरकारों से। गृह मंत्रालय के निर्देश पर जो श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उन्होंने ये बताया है 263 ट्रेनें अपने गंतव्य तक अब तक पहुंच चुकी हैं और 87 ट्रेनें जो हैं वो सफ़र में हैं। तो यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि रेल मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, इन्होंने अपील की है राज्य सरकारों से, और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें जो हैं वो अनुमति दें श्रमिक ट्रेनों को के संचालन के लिए, जिससे कि मजदूरों को उनके राज्य वापस भेजा जा सके। क्योंकि जो यह ट्रेनों का संचालन हो रहा है वह गृह मंत्रालय के आदेश पर किया गया है। मजदूरों की एक बड़ी समस्या है कि अगर उनके पास काम नहीं है तो वो काम बगैर काम के बेकारी के आलम में हैं, उन्हें खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए वे तमाम बंदिशों के बावजूद भी अपने घर जाने को व्याकुल हैं। अगर सामान्य सड़कों से उन्हें जाने से रोका जा रहा है तो वो लुक छिप कर जा रहे हैं, जिसके कारण औरंगाबाद का जो ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें कई मजदूरों ने अपने जान गंवाई थी, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो यह बड़ी विकट समस्या है। इस खबर पर चर्चा के लिए अनूप भटनागर जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी अनूप जी, हम जानना चाहेंगे
कि पीयूष गोयल जी ने अपील की है राज्य सरकारों से कि आप ट्रेनें चलने दें। जी, अगर जो ट्रेनें नहीं चलेंगी तो मजदूर वापस अपने राज्य कैसे जाएंगे? जी देखिए, ये स्थिति बहुत ही विचित्र हो गई है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। जी, अगर इन हर ट्रेन से 1200 भी मजदूरों को, कामगारों को पहुंचाने का फैसला किया जाए, जी, तो भी इसमें एक नई चुनौती आ रही है कि जो ये ट्रेवल करके पहुंच रहे हैं अपने अपने गंतव्य, वहां पर कोरोना केस बढ़ रहे हैं। जी, पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह की राजनीति चल रही है। वहां पर आरोप लग रहा है कि ये सरकार उपलब्ध कराना जा रही है ट्रेनें, और उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे कंटेन किया जाए। जी, सरकार दे रही है, राज्य सरकारें, कई राज्य सरकारें सहयोग कर रही हैं, मगर इसकी जो विभीषिका है, इससे निपटना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। और मुझको लगता है कि जो शुरू में हुआ था लॉकडाउन का, उस समय अगर प्रशासन ने निचले स्तर पर जी, संवेदनाओं का परिचय दिया होता और सही तरीके से वो काम किया होता, तो ये ट्रेन चलाने की या इस तरह की कोई पैनिक वाली स्थिति पैदा जी, नहीं होती। भटनागर जी, ये सही तरीके से आपका क्या तात्पर्य है? सही तरीके से कि अगर तालमेल बेहतर बनाया होता। देखिए, जी, हमको ध्यान रखना होगा कि महाराष्ट्र, गुजरात और जी, कर्नाटक जी, में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है कामगारों का। जी, अगर ये कामगार, इनके लिए रहने की, खाने पीने की जैसी व्यवस्था का सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था, जी, उसके ऊपर राज्य के अधिकारियों ने ईमानदारी से अमल किया होता। जी, इन कामगारों का आरोप है कि हम फोन करते हैं, फोन कोई उठाता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। जी, तो इनमें स्वाभाविक है बेचैनी होना कि अपने घर पहुंच जाओ जल्दी से। जी, जी, परिवार के बीच में रहेंगे, जो भी होगा सब हमको रहे। तो राज्य सरकारों का जो उदासीन रवैया है, जी, उसने ज्यादा स्थिति को गंभीर बनाया। आप ट्रेन चलाते रहिए, जी, मगर इसको जो सोशल डिस्टेंसिंग है, आप उसका कैसे पालन करेंगे? जी, 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 उदासीन रवैये का ही नतीजा है कि जो औरंगाबाद में जो जी, घटना हो गई। अनूप जी, यहाँ आखिर फिर राज्य सरकारों को आखिर करना क्या चाहिए इस स्थिति में? राज्य सरकारों को बहुत ही सख्ती के संग जो है, जगह जगह आवास शेल्टर होम बना करके इन मजदूरों को रोकना चाहिए। इनको अच्छा खाना उपलब्ध कराने। महीने 2 महीने में कोई आसमान नहीं गिरने वाला है। जी, जी, और इस देश में बहुत सारे भामाशाह हैं जी, जो ये 1 करोड़ या जितने भी कामगार जो पलायन करके जाना चाहते हैं, जी, जी, उनकी देखभाल कर सकते हैं। जी, मगर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। एक ये हो सकता है, अरे भाई ये उत्तर प्रदेश, प्रदेश और बिहार के लोग हैं, हम क्यों करें? जी, ये जब देखा जाएगा, तब कर्नाटक में क्या हुआ है, जब ये श्रमिक आने वाले हुए तो पता लगा ट्रेन कैंसिल कर दी गई। जी, पश्चिम बंगाल अपने वहां आने के लिए ट्रेनों की संख्या माना करने का, ऐसा क्यों? संवेदनाएं मर चुकी हैं भाई। जी, जी, दुख की बात यह है, कामगारों के हितों के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो आखिर इस समय अब कामगार करें तो क्या करें? उनके सामने तो दिक्कतें हैं ना, अब सरकारें नहीं सुन रही हैं, और राज्य सरकारें जो हैं, कुछ राज्य सरकारें ट्रेनें नहीं चलने दे रहे हैं। ऐसे में अब जो कामगार हैं, मजदूर हैं, आखिर वो करें तो क्या करें? देखिए, हाँ, वही मैंने शुरू में कहा, कामगारों के सामने जो है, एक तरफ खाई, दूसरी तरफ कुएं वाली समस्या हो गई है। जी, ना आ सकते हैं, ना लौट सकते हैं। जी, और ये जो लेकिन ऐसे तो काम चलेगा नहीं ना। आखिर वो तो जो पैदल लुक छिप कर सरकार से आखिर जा ही रहे हैं। अगर संक्रमित हो गए तो वो जहां जाएंगे वहां संक्रमण फैलाएंगे। इससे तो अच्छा यही है ना कि उनको प्रबंध कर लिया जाए और उनको अपने राज्य वापस भेज दिया जाए। वो जहां से चले वहीं रोकना चाहिए। तो देखिए, वही मैंने कहा ना, संवेदनाओं की कमी हो गई है। हर अफसर, नौकरशाह जी, जी, अपनी जिम्मेदारी से शायद ऐसा लगता है बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक मास्टर क्या चाहते हैं पता नहीं है। जी, जी, क्या संदेश उनको दिए जा रहे हैं पता नहीं। अफवाहों का जी, बाजार अनूप गर्म है। भटनागर जी हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, वरना मजदूरों की इतनी दयनीय दशा नहीं होती। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी बॉर्डर पर फंसे करीब 5000 मजदूर, गर्भवती महिलाएं और बच्चे भी वहां पर हैं और भूख से बेहाल हैं। बॉर्डर पार कर राज्य में घुसने की वहां इजाजत नहीं है। खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं ये मजदूर। तो ये बड़ी खबर मजदूरों से ही संबंधित है। वो यूपी के बॉर्डर पर जाकर फंस चुके हैं। करीब 5000 मजदूर जो हैं वो यूपी के बॉर्डर पर जाकर फंस चुके हैं, क्योंकि यूपी सरकार को बॉर्डर के अंदर घुसने की इजाज़त नहीं है।
वहाँ पर बैठे हुए हैं। इसमें गर्भवती महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इनकी मजबूरी का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है और सरकार के निकम्मेपन का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से संवेदनहीन हो गई है यह सरकारें। कोरोना का कहर है, आप पहले उचित व्यवस्था नहीं कर पाते हैं कि वहाँ पर मजदूरों को उनके राज्य में भेजा जाए, और जब वह किसी प्रकार से वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो अपने बॉर्डर पर ही उन्हें रोक दिया गया है। आखिर क्यों, यह सवाल है और इसका जवाब हम इस चर्चा में जरूर लेंगे। करीब 5000 मजदूर यूपी के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं क्योंकि सीमाएं सील हैं और बॉर्डर के अंदर वो घुस नहीं सकते। गर्भवती महिलाएं और बच्चे भी उसमें शामिल हैं। ऐसी स्थिति हो गई है मजदूरों की, जो कितने मजबूर दिख रहे हैं आज। ये हाथ, जिनके हाथ हमेशा देश के ग्रोथ में, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में लगा रहता है, आज वो कितने मजबूर हैं। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी पुनीत मोहन जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जानना चाहेंगे हम आपसे कि यूपी के बॉर्डर पर 5000 मजदूर जो हैं वो बैठे हैं और सीमाएं सील हैं, उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही है प्रदेश में घुसने की। जी देखिए, लॉकडाउन होने के बाद में जब मजदूरों के पास कोई काम धंधा नहीं बचा और जिन फैक्ट्रियों में वो काम करते थे वहां भी खाने पीने की उनको दिक्कत होने लगी, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई थी और मालिक ने सीधे तौर पर हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसे में उनके पास पलायन करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था, क्योंकि एक तो उनके पास खाने को कुछ नहीं था, दूसरा उनके गांव में जो उनका परिवार है उनकी चिंता उनको सता रही थी। और जब कोई रास्ता नहीं निकल रहा था तो उसके बाद ये पैदल ही वहां से निकल लिए, और हालांकि कई मजदूर पैदल ही अपने घर पहुंच गए, लेकिन ऐसे में कई मजदूरों की दर्दनाक मौतें भी हुई हैं जो साइकिल या पैदल चले हैं। और उसके बाद जब लॉकडाउन 3 शुरू हुआ, कुछ उद्योग धंधों में रियायत दी गई। काफी कोशिशें करी सरकार ने कि मजदूरों को रोका जाए, हर राज्य ने अपने स्तर से प्रयास किया, लेकिन कहते हैं कि अगर बुरा समय होता है या विपत्ति का समय होता है तो इंसान को सबसे पहले उसका घर याद आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं मजदूरों को भी अपना घर याद आ रहा था, और सीधे तौर पर जब उन्होंने वहां से पलायन किया तो रास्ते में कई मजदूरों की मौतें हुई हैं, जिसको देखते हुए योगी सरकार ने सीधे तौर पर यूपी के बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिए थे, क्योंकि यूपी से सटा दिल्ली, जहां पर कोरोना के कई केसेस हैं। और ऐसा माना जाता है कि नोएडा में जो केसेस बढ़े थे उसमें मैक्सिमम जो दिल्ली विजिट कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, उनके माध्यम से बढ़े थे। इसलिए नोएडा से सटा हुआ दिल्ली का बॉर्डर सील कर दिया गया, गाजियाबाद बॉर्डर सील कर दिया गया, और यूपी की तमाम सीमाएं जो जी पुनीत जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर जो यूपी के बॉर्डर पर 5000 मजदूर रुके हुए हैं और वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं, यूपी की सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, आखिर गलती किसकी है? देखिए, इसको मैं ये कहूंगा कि मजदूरों के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वो मजदूर हैं। इस देश के अंदर किसान और मजदूर ही पीसा जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार दावा कर रही है कि 57 स्पेशल ट्रेनें आई और 2 लाख मजदूरों को मैं, प्रवासी मजदूरों को मैं लाया हूँ। ये आज शाम को दावा किया गया है यूपी सरकार से, लेकिन निश्चित तौर पे जो खबर आप दिखा रहे हैं वो दर्दनाक है। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, मजदूरों के साथ बच्चे हैं छोटे छोटे, और 5000 मजदूरों को आखिर वहां बॉर्डर पर रोक दिया गया है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो कंपनी मालिक है, जहाँ मजदूर काम करते थे, उन पर लॉकडाउन आपने लगा दिया, आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आज जो ये मजदूरों का पलायन हो रहा है कि लोग हाईवे में आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुतों के पैरों में चप्पल भी नहीं है, छाले पड़ गए हैं, और मजदूर घर जाने के लिए व्याकुल था। तो सरकारों का ये सारे दावे किस तरह विफल हो जाते हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार का, केजरीवाल का दावा हो, उत्तर प्रदेश सरकार का हो, कि हम उनको मजदूरों को खाना उपलब्ध करा रहे हैं और उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। अगर खाना और उनको पैसा वहां मिल जाता है तो वो मजदूर अपने घर की तरफ नहीं भागते। तो ये बड़ा दुर्भाग्य था कि हमेशा मजदूर ही ठगा जाता है, और लोग हवाई जहाज से लाए जा रहे हैं, लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनें बुक की जा रही है। अगर ये 5000 मजदूर जो फंसे हुए हैं, अगर सरकार की नीयत सही होती तो इन मजदूरों को बसों से जहां वो जाना चाहते हैं वहां जाएं। एक तो ये मजदूर बेचारे भूखों से मारे जा रहे हैं, दूसरा वो पुलिस की लाठियों से भी पीटे जा रहे हैं, उनके शरीर में इतने घाव हो गए हैं
कि चलते चलते घाव हो गए और प्राकृतिक भी उनको मार रही है, आंधी पानी तूफान। तो ये जो दावे हैं सरकार के, ये एक बात और है तरीके जी त्रिपाठी जी, एक बात और है कि मजदूरों को लाने का प्रयास कर रही है सरकार, ऐसा दावा कर रही है, लेकिन जो मजदूर बॉर्डर पर पहुंच गए हैं उनको अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं दे रही है? अगर मान लेते हैं कि उन्हें संदेह है कि उन्हें कोरोना संक्रमण होगा या फिर वो जहां जाएंगे कोरोना का संक्रमण फैलाएंगे, ऐसी स्थिति में उनकी जांच करवा लें। जी देखिए, निश्चित तौर पे आपने सही कहा, वाजिब सवाल है आपका कि अगर आपको डर है कि ये कोरोना फैलाएंगे तो आपके वो उपकरण कहाँ चले गए, आप उनकी जांच करिए। सबसे पहले उनकी जांच होती है। अगर मजदूर आप लाते हैं, आप दावा कर रहे हैं कि हम ट्रेन से मजदूर ला रहे हैं, उनकी जांच करा रहे हैं, तो आपके पास जांच की व्यवस्था भी फेल है। तो निश्चित तौर पे सरकारें, अगर केंद्र की हो, चाहे वो राज्य की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, बॉर्डर को लेकर ये लोग बहुत परेशान है। नोएडा और गाजियाबाद में जिस तरह आपने सील कर दी है, मजदूर जाए तो जाए कहाँ? आप अभी भी हकीकत ये है कि आप हाईवे में जाइए, मजदूर ट्रेनों के पटरियों को पकड़ के अपने घर जा रहे हैं, और 16 मजदूर जो काल के गाल में। पाठी जी, हमसे बात करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी के बॉर्डर पर 5000 मजदूर फंसे हैं और सरकार है कि उन्हें सीमा में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दे रही है। तो अब फतेहगढ़ साहिब से एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से यह बड़ी खबर है, आपको बता दें कोविड-19 के 8 नए मामले सामने आए हैं। महिला डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज जिले में कोरोना के 20 नए केस सामने आ चुके हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब का यह मामला है जहां पर कोविड-19 के 8 नए मामले सामने आए हैं। महिला डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। आज जिले में कोरोना के 20 नए केस सामने आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से यह बड़ी खबर है। आपको बताएं कि कोविड-19 के 8 नए मामले सामने आए हैं। महिला डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और जिले में कोरोना के मामलों की संख्या जो है वो नए 20 हो चुकी है। फतेहगढ़ साहिब में संक्रमितों की संख्या जो है वो 48 हो चुकी है। महिला डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से यह बड़ी खबर है। कोविड-19 के 8 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि महिला डॉक्टर भी यहां कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और आज जिले में कोरोना के 20 नए केस सामने आए हैं। कृष्ण वर्मा जो हैं वो संवाददाता फतेहगढ़ साहिब से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी कृष्ण वर्मा जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर फतेहगढ़ साहिब में कोरोना की क्या स्थिति है इस समय, क्या ताजा अपडेट हैं आपके पास? अभी जो रिपोर्ट, पहले एक सुबह रिपोर्ट आई थी, उसमें कोरोना के जो 8 केस आए थे। अभी ये जो रिपोर्ट नई आई है उसमें ऐसा है, खमानों के 8 केस आए हैं और बसी से आए हैं और खेड़ा गांव है वहां से 2 केस आए हैं। तो अभी 12 केस और आ गए हैं, जिससे फतेहगढ़ में आज के ही 20 केस हो चुके हैं और फतेहगढ़ में जो कोरोना पॉजिटिव की गिनती हो चुकी है 48 हो चुकी है, जिसमें से 2 तबलीगी महिलाएं ठीक होके जा चुकी हैं और 46 केस अभी भी एक्टिव हैं। कृष्ण वर्मा जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर पंजाब में सरकार ने कोविड-19 पर नियंत्रण करने के लिए और क्या सख्त कदम उठा रहे हैं? अभी पंजाब सरकार की तो जो गाइडलाइन आई है वो तो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में ही बार बार कहा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग इससे यही होगा और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। अभी जो ट्रैवल होके आ रहे हैं उनको रोका नहीं जा रहा, जो उनके टेस्ट नहीं प्रॉपर हो रहे। अगर टेस्ट होते हैं तो 4-4 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है टेस्ट की। तो पंजाब सरकार की कुछ कमियां आ रही हैं इसमें, क्योंकि टेस्ट जो है वो पहले होता है, फिर वो टेस्ट की रिपोर्ट चंडीगढ़ जाता है, चंडीगढ़ से 2 दिन बाद आता है। जी कृष्ण वर्मा जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर फतेहगढ़ साहिब में संक्रमितों की संख्या जो है वो 48 हो चुकी है। तो बड़ी खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।